वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की बात करें तो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जारी है, जहां मईशत, सियासत, दहशतगर्दी और दीगर मामला ज़ेर बहस आ रहे हैं। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन महमूद खान अचकजई साहब ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात और उनके इलाज के लिए उनकी मर्जी के हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से हुकूमत से कहा कि अगर उनका यही रवैया बरकरार रहा तो फिर पीर का इजलास जो है उसमें हंगामा हो सकता है, यानी कि परसों के इजलास में। दूसरी जानिब हमने देखा कि जैसे मैंने कहा सेनेट का इजलास भी जारी है, वहां पर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने तजवीज़ दी कि आप बानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर से मुलाकात के लिए एक सियासी सेनेट की कमेटी तश्कील दे दें, जिस पर जो विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का यह कहना था कि जहां तक खान साहब के इलाज की बात है तो वो उसको हुकूमत देख रही है और अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस हवाले से फिर हस्पताल ले जाया जाता है। मुलाकात की जो बात है उन्होंने कहा ये सियासी मामला नहीं है, लिहाजा ना तो हाउस की कमेटी बन सकती है और अगर इसमें कोई ग्रीवेंसेज है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएं। दूसरा जो कौमी असम्बली और सेनेट में मामला ज़ेर बहस आया वो वजारत ख़जाना की जानिब से बताया गया कि जो मशरक़ वस्ता में अभी भी अगरचे सीज़ फायर आर्जी मौजूद है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अपने हार्मोज की बंदिश है, उससे इकोनॉमिक प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। आपके इल्म में है कि हम अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, वहां से जो 20% ऑयल गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो पाकिस्तान को भी आता है और उसके निर्ख पे इजाफा भी हुआ है ग्लोबली और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में आया। अगरचे कल हुकूमत की जानिब से बल्कि आज सुबह से उसका इतलाक हुआ है, रात 12 बजे के बाद से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5-5 रुपए कमी की गई है। इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। और मशरक़ वस्ता की जब बात की तो उसमें एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीका ने लेबनान और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर है उसको 45 दिन के लिए उसमें तोसी करवा दिया। अगरचे इस सीज़ फायर के दौरान ही लेबनीज अथॉरिटीज़ के मुताबिक इसराइल की जानिब से हमले भी जारी हैं और 400 के करीब जो लेबनीज है उनको शहीद किया गया है। उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। कल हमने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के हवाले से बात कर रहे थे, फिर इंडिया की जानिब से भी कल हमने इशारतन बात की थी। आज उस पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू भी करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से मार के हक में शिकस्त खाने के बाद इंडिया जो पाकिस्तान को साइड लाइन करने चला था वो खुद साइड लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप तस्वीर देख सकते हैं उनके साबिक रॉ के चीफ हैं AS दौलत साहब, जिन्होंने ये बात की है और ये एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, उन्होंने एक किताब भी इस पर लिखी है। तो इन नुकात भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में एक हमने पोलिटिकल पैनल दिया, उस पर तारुफ हम आपको करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। आप साबिक वजीर मुमलिकत रह चुके हैं, मैरीटाइम अफेयर्स के, और MNA रह चुके हैं नून लीग के रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किए हैं शफी जान साहब ने, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, फायर ब्रांड लीडर हैं PTI के, यंग लॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में शफी जान साहब आपसे करूँगा। आप लोगों ने पोलिटिकल स्ट्रेटेजी भी अपनाई, हमने देखा स्ट्रीट मूवमेंट भी की, आप भी उसमें पेश थे। इसके अलावा आप लोगों ने जल्द से अवामी राब्ता मुहिम चलाई, लेकिन उसके कोई नतीजा नहीं निकला। खान साहब से मुलाकात की बात हो, खान साहब से सेहत के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की पॉलिटिकल कमेटी में ये राय पाई जाती है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पर नजरसानी करनी पड़ेगी? क्या पॉलिटिकल इंगेजमेंट इख्तियार किया जाए? क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब को जब मैं कोट करूं, उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि राब्ताकारी हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मुलाकात हो जाए महमूद अचकजई और शहबाज शरीफ साहब की। तो क्या सियासी जो आपकी हिकमत अमली है उस पर नजरसानी की जरूरत है ताकि नताइज निकले? क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने एजिटेशनल पॉलिटिक्स की राह अपनाई है उसके नताइज नहीं निकल रहे जो आपके अहदाफ है उसके मुताबिक। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक इमरान खान साहब की मुलाकात की बात है या फिर इमरान खान साहब तक रसाई की बात है, मुलाकात के लिए हमने PM से बात की, हमने चीफ जस्टिस को कॉल्स की, हमने CM को खत लिखा, डियाला के बाहर धरना दिया गया मुलाकात के हवाले से भी, और फिर जब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश बढ़ी तब भी वहां पे धरना दिया गया। एक चीज डेवलप हो चुकी है, एक सोच इस वक्त डेवलप हो चुकी है कि जो भी होगा वो मजम्मत से ही होगा और मजम्मत से मफामत का रास्ता खुलेगा। आपने देखा होगा कि पिछले मंगल को CM अफरीदी साहब अडयाला आए थे, उनके साथ उनके MPs थे, उनके साथ MNA सेनेटर्स थे, और अच्छा खासा तादाद वहां पे मौजूद था। और वहां पे जब हम धरने को कॉल ऑफ कर रहे थे तब ये बात कही गई थी कि अगर अगले मंगल तक खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया, अगले मंगल तक खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, तो अगले मंगल हम जरूर आएंगे और इससे अमल शदीद होगा।
और तो इस रद्द अमल के लिए ठीक। भरपूर तैयारी हो रही है। पॉलिटिकल कमेटी में इस वक्त बातचीत जारी है और आपकी बात ठीक है कि स्ट्रेटेजी पे बात करनी पड़ेगी, चीजों को रिवैम्प करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पॉज और कॉन्स देखने पड़ेंगे। तमाम तरह चीजें लीडरशिप इस वक्त देख रही है, 3 से 4 ऑप्शन जेर गौर है और जो भी ऑप्शन पिक किया जाएगा वो कौम के सामने रखा जाएगा। लेकिन हमारे कारकुनों के दिमाग में भी और लीडरशिप के दिमाग में ये चीज डेवलप हो चुकी है कि मजम्मत ही रास्ता है, सड़क गर्म करनी पड़ेगी, सड़क के जरिए ही हम टेबल टॉक तक जा सकते हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि फिर इमरान खान साहब ने भी ये जिम्मेदारी अचकजई साहब को दी है और अचकजई साहब ने आज अपने इजहार ख्याल जब वो कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर मंगल तक ये तमाम तरह चीज़ों को इन ऑर्डर नहीं किया गया तो हम हाउस चलने नहीं देंगे, जो बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है और आप देखेंगे कि इस मंगल को शदीद रद्द अमल आएगा। सर, चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। वो कह रहे हैं कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी और वो सड़क ही गर्म करने जा रहे हैं। तो आप तो नहीं चाहेंगे, पहले ऑलरेडी जैसे मैंने कहा मौशी दबाव का शिकार हैं, फिर बजट की भी आमद है और उस पर अगर अफरा तफरी हो, सड़क गर्म हो तो मामला ज़्यादा उलझ सकते हैं। क्या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए कोई मुलाकात या कोई और तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुज़ाहमती सियासत का ताल्लुक़ है तो वो लोग कर सकते हैं जो सियासत करते हैं, जो जस्ट एक मतलब कल्ट फॉलोइंग कि एक ख़ास सोच बना के बस उसके ऊपर, और वो सोच कहाँ थी, सोशल मीडिया तक सारी बातें, कहानियाँ, किस्से। वो जितनी बड़ी काबीना थी इमरान खान साहब की, वो जो वज़रा आला तब भी थे, वो आज कहाँ हैं वो काम करने के लिए, वो लोगों को निकालने के लिए, लोगों को लेके चलने के लिए। आप चाहते हैं वो लोगों को निकालें? देख, मैं मुज़ाहमत नाकाम हुई ना, मुज़ाहमत करने के काबिल नहीं है, सख्त नहीं है, इसलिए आप एंगेज नहीं कर रहे? नहीं, हम एंगेज करते हैं। जब हम एंगेज करते हैं तो फिर आगे से जो इनका रवैया और ज़ुबान है वो वही है जो आज महमूद खान, जिनका नाम इज़्ज़त एहतराम से ले रहे हैं, उसका वो दुपट्टा ओढ़ के शक्लें कौन बनाता था धरने के दिनों में? और आज वो नौबत आ गई है जिसको 5 साल वज़ीर आला पंजाब बनाया, वो कहाँ है? मज़े ले रहे कहीं बैठ के उस्मान बुज़दार। वो जो काबीना के अंदर लोग थे जिन्होंने अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ लगाई, वो कहाँ हैं आज? वो जो बैरून मुल्क से आए थे, वो जो 200 लोगों की टीम थी माहिरीन की, जिन्होंने पाकिस्तान दुरुस्त करना था, अपना आप दुरुस्त करके निकले। अभी अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं? कौमी असम्बली के अंदर जो स्पीकर साहब थे असद कैसर साहब, वो कहाँ पे हैं? ये 7-7 हल्के हैं इनके, 2 लोग लेके नहीं निकलते। कौमी असम्बली के सामने धरना दे के बैठ के जी बिस्मिल्लाह। अभी वज़ीर आला KPK जी वो धरना दे के जुमेरात को गए हैं। भाई ज़रा आप, सुप्रीडेंट बहुत ताकतवर है, कानून आइन कोई नहीं है, कानून आइन है ना। अच्छा, 7,000 लोग हैं डयाला जेल में। अगर आप रोज़ाना 6-6 अफराद की मुलाकात 7,000 लोगों से कराएं या एक हफ्ते में करानी हो तो कितना टाइम आपको दरकार है और एक मुलाकाती के लिए कितना टाइम बचेगा? मुसावात चाहते हैं ना, एक जैसा। इनका नारा ये है, ये कहते हैं नहीं जी सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, दो नहीं एक पाकिस्तान। तो दो नहीं एक पाकिस्तान। तो जितना टाइम दूसरे कैदियों की मुलाकात का मिलता है ज़रा वो तज्जिया करके दें। फिर ये तर्जमान KPK ज़रा लाएं ना, KPK की जेलों में कितने लोग हैं और कितने लोगों को एक्सेस देते हैं और कितने लोगों को रोज़ाना इलाज के लिए आला अस्पतालों में भेजते हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो कौन फैसले करता था कि अस्पताल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये लोग करते थे ना, ये हुकूमत में थे। तो अब जो हुकूमत है उसने फैसला करना है। जब जब जरूरत पड़ी खान साहब को, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ठीक, मैं दुआ गो, सही है, तब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टर्स को एक्सेस दी, जब उनके अपने डॉक्टर्स ने एक्सेस चाहिए उनको भी दी। अब बात आ गई, आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है, मुफाहमत के लिए हम तैयार हैं। हम तो उस वक्त भी तैयार थे जब 2013 से 18 जब धरने में बैठे थे तो मियां नवाज शरीफ ने मोतबिर तरीन पार्लियामेंटेरियंस को भेजा खान साहब के पास। ठीक, उसके बाद जब हुकूमत गिरी फिर भी भेजा लोगों को। अब ये बताइए कि महमूद खान अचकजई साहब यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन रुकावट कहाँ होगी? रुकावट फिर जिद देने की तरफ से होगी। इनका रवैया क्या था जो बाहर जलसे में, पार्लियामान के अंदर भी, कि जब इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पे बैठते थे, वुज़रा की कुर्सियों के पीछे से गुजर के आते थे कि किसी से सलाम ना लेना पड़े। तो आप कह रहे हैं तो कि अगर ये रवैये हों, रवैयों में तब्दीली आए, यही कह रहे हैं इनको आगे अब बढ़ना पड़ेगा ना। मैं शफी जान साहब वो कह रहे हैं आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये नुक्ता तो काफ़ी आपके नाक़िदीन भी उठा रहे हैं कि अगर वर्कर्स की बड़ी तादाद आए तो उस वक्त मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है
वो फील करेगी प्रेशर तो मुलाकात के हवाले से, क्योंकि अभी जैसे चौधरी जाफर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों में अब मुलाकात धरने से नहीं होगी, या एहतजाज वो से कह रहे नहीं हैं धरने और एहतजाज से मुलाकात नहीं होगी, जेल मैनुअल के मुताबिक होगी। आप वैसे तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा में, जेल मैनुअल के हवाले से कब मुलाकात कि क्या कोई बताएंगे, क्या प्रोविजंस होती हैं और कितनी मुलाकातें होती हैं, और क्या वो सियासी नौयत की होती हैं या सिर्फ पर्सनल फैमिली की मुलाकात होती है? सर आपको याद होगा कि ये एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो मैं आपको दे भी सकता हूं कि एक ही दिन में नवाज शरीफ से रेस्ट हाउस में जब वो कैद थे तो 120 लोगों ने मुलाकात की। क्या इसी मरीम नवाज को इन्हीं अदालतों ने सिर्फ अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जमानत नहीं दी? क्या इन्हीं अदालतों ने मरीम नवाज को मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत नहीं दी? तो ये अपनी जो है माजी क्यों भूल जाते हैं? जहां तक इमरान खान साहब की बात है, 1000 दिन से वो जेल में है और जिस किस्म की जेल वो गुजार रहा है, पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा ने ऐसी जेल नहीं गुजारी। उसकी तस्वीर पे पाबंदी है, उसके बयान पे पाबंदी है, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही। इस किस्म की 3 दिन की जेल इनकी लीडरशिप गुजारे तो इनको लग पता जाएगा। बेटों से बात ये तो हुई हमेशा है, डील के सहारे आए हैं। बेटों से तो बात हुई थी ना जी, बेटों से तो बेटों से बात भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुई है। इसमें गवर्नमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, ना इनका कोई एहसान है। ये जेल मैनुअल की बात करते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब को क्लास बी एंटाइटल है, बुशरा बीबी को क्लास बी एंटाइटल है। क्यों उनको जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी नहीं दिया जा रहा? रात के अंधेरे में ये इमरान खान साहब को लाते हैं और फिर उस अस्पताल में लाते हैं जहां पे रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। उनको मसला रेटिना का है, फिर उसमें रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको खौफ आता है इमरान खान से। बात बड़ी वाज़ेह है कि इन लोगों का कोई स्टेक नहीं है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। इनकी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। 26 नवंबर 9 मई के अलावा इनके पास कोई बयानिया नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, किसी एक सेक्टर में मेरा भाई मुझे बता दे कि पाकिस्तान ने तरक्की की हो। फैक्ट्स पूछ लेते हैं शफी जान से पहले सवालों के जवाब, फिर इकोनॉमिक तकाबुल भी कर लेते हैं। सर उन्होंने काफी लंबी चौड़ी आपकी जी बहुत लंबी चौड़ी इसी अडयाला जेल में मियां नवाज शरीफ साहब रहे, तो वो दिन गिन के बताएं जरा तर्जुमान साहब के कितने दिन अडयाला जेल में गुजारे मियां नवाज शरीफ ने और कैसे गुजारे। फिर मरियम नवाज साहबा नैब की कस्टडी में रहीं, कोट लखपत जेल में रहीं, कौन से रेस्ट हाउस में रहीं? वो रेस्ट हाउस का कह रहे थे अभी। फिर इसी तरह मरियम नवाज साहबा को जब दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया, वो मुलाकात करने गई मियां नवाज शरीफ की। तब किसकी हुकूमत थी? कौन से इंसानी हकूक थे? कौन से इखलाकियात थी? तब किसको याद है? शहबाज शरीफ साहब इसी कोट लखपत जेल में रहे, राना सनाउल्लाह साहब, शहरियार खान अफरीदी, पता नहीं आप कहाँ हैं। मैं सर आ रहा हूं। वो अल्लाह के नाम गवाह बना के हीरोइन के जो मुकदमे, राना सनाउल्लाह मतलब कसूरी चक्की में रहे 3 दिन, राना सनाउल्लाह रहे, सब रहे। और किसी एक ने एहसन इकबाल साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, साद रफीक साहब हों, सलमान रफीक साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, कोई बंदा मियां नवाज शरीफ से पीछे हटा? सारे उसके चटान को, और ये सारे जेलों में रहे हैं। वो दिन जरा तर्जुमान साहब गिन के आए और बताएं। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, फवाद हसन फवाद, पूरी जेल का कूड़ा इकट्ठा करके उनकी बैरक के बाहर फेंका जाता था ताफुन से वो बीमार हों। ये कौन करता रहा? राना सनाउल्लाह साहब को जिस कोठड़ी में रखा था, तब याद नहीं था कि वो वजीर रहे हैं? वो बी क्लास उनको भी है, वो बी क्लास थी। खान साहब को बी क्लास मिली भी या नहीं मिली? मैं उस तरफ भी आता हूँ, ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब की जिस दिन अहलिया दुनिया से रुखसत होती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जेल वापस गए और जेलर से कहा कि मैं बात करना चाहता हूं। दिन को वो यहाँ पे आए, मैं उस अदालत में मौजूद था। पैगाम आया कि इस वक्त वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, उनकी ये सूरत हाल है। तो जेलर से कहा मैं बात करना चाहता हूं, तो उसने माजरत कर ली। ये एक निजी महफिल में शायद मियां साहब ना ये बात करना चाहते हो, लेकिन मैं उस महफिल में मौजूद था जहां मियां साहब ने बात की। उस वक्त इंसानी हकूक, उस वक्त बी क्लास, उस वक्त बच्चे दूसरों के बच्चे नहीं थे। मरियम नवाज साहिबा, आप जरा निकालें तस्वीर, जुनेद सफदर किस तरह कंधे से कंधा लगा के हर अदालत में पेश होता था। तो ये कैसे कहते हैं? और आज इनको जब पूछा, जो सवाल पूछा है बी क्लास, तो बी क्लास क्यों ली है? बी क्लास से ज्यादा कुछ मिला हुआ है। आप वो एरिया देखें, सहूलतें, वर्जिश करने की, आप खाने, ऑर्गेनिक खाने, सुप्रीम कोर्ट में जमा भी कराई गई थी रिपोर्ट। जी सब कुछ कराया गया है। सुप्रीम, इनके वकील वो जो फ्रेंड ऑफ जस्टिस के क्या बने, उन्होंने क्या आके रिपोर्ट दी थी? देसी मुर्गा खाते हैं, देसी घी आता है, ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं वर्जिश के लिए। वो तो वहां पे अपना बड़ा लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसा खाना कितने लोग पाकिस्तान में खाते हैं? और वो किस जेल में मिल रहा है? वही जेल सुप्रिटेंडेंट इंतजाम कर रहे हैं ना। जहां तक कि उस हॉस्पिटल में वो, इनको अगर इतना तक पता है, रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है कहते हैं ऐसे अस्पताल में इलाज। कौन से अस्पताल में? पिम्स में नहीं है।
ये कह रहे हैं ना। मैं नहीं, ये तो कहेंगे, इनको तो इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें करनी है जिनका मतलब किसी हकीकत से कहीं ताल्लुक नहीं होगा। बात करके चले जाएंगे, लोग पूछते और सोचते रहेंगे। एम्स से बड़ा कौन सा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में? सही। हर तरह के डॉक्टर मौजूद हैं और जितनी इलाज की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई। ना इनसे एजिटेशन हो रही है, ना इनसे सियासत हो रही है, ना इनसे तरक्याती काम हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपने 4 साल हो गए, 4 प्रोजेक्ट्स गिन के बताएं, ये कह रहे थे वो। आप कह रहे हैं तरक्याती काम उनसे नहीं हो रहे, वो तो जी आपसे मैं सवाल कर रहे हैं। बताता हूँ, सेक्टर में बता दें। कह रहे हैं किसी एक सेक्टर का मैं बता दें। सारे सेक्टर्स में चलिए एक बताता सेक्टर का हूं। बता दें, मैं वो क्या? सारे सेक्टर्स में बताता हूं। बताएं। जितनी शाहराएं हम 2018 में छोड़ के गए थे वो 2022 आने तक ग्वादर एयरपोर्ट से शुरू होते हैं। 2022 तक, 18 से 22 तक ग्वादर एयरपोर्ट के एक रोडी बजरी और एक रनवे तक के लिए कोई खुदाई तक नहीं की गई। चाइना ने पैसे दिए, चाइना ने पैसे दिए। सुन लेना भाई, आपने प्रोजेक्ट चार कहा था पूछे, अभी तो एक मेरे भाई बताया है, अभी तो ग्वादर से शुरू हुए हैं, ग्यामीर भाषा तक जाना है। क्यों परेशान होते हैं? ग्वादर एयरपोर्ट 4 साल क्यों नहीं खान साहब ने और आपने बनाया? चाइना ने आपको ग्रांट दी, वो पैसे गिफ्ट थे, पैसे जी इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ। आप बेरोजगारी शफी जान साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपकी जमात का, आपकी तरबियत। आप तो सोलो पे चले गए। नहीं, सोलो पे नहीं, मैं खामोश बैठा रहा, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, आप कह रहे ग्वादर जो आप प्रोजेक्ट आपने बताया, ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट। मैं उनसे पूछा तो उनको नंबर 2 वो भी 13 साल से। मैं आपसे शफी जान साहब, मैं आपके पास आ जाता हूँ। शफी जान साहब, मुझे 4 पूरे कर लेने दे। पहले आप ग्वादर आपने बता दिया ना। सक्खर से कराची मोटरवे, सक्खर से कराची मोटरवे 18 में हम छोड़ के गए, सक्खर से कराची कुछ काम नहीं किया। हाँ। लाहौर से सियालकोट तक हमने बनाया, सियालकोट से पिंडी आना था, ये कुछ नहीं करके गए 4 साल में। हमने दोबारा शुरू किया पिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड, हम शुरू करके गए, इन्होंने इल्तवा में डाला, हमने फिर आगे शुरू किया। 3 हो गए, चौथा चले जी, ये 4 हो गए। चले जी, 4 हो गए। अब कह रहे 4 हो गए। अब शफी जान साहब, आप भी माशाल्लाह 13 साल से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं, आप भी कोई प्रोजेक्ट बता दें। आपने कहा था इकोनॉमिकली भी तकाबुल होगा, क्योंकि ये तो बात हो गई जेल मैनुअल और मुलाकात की। आप भी जरा अपनी अचीवमेंट बताएं। इन्होंने अपनी 4 बताई हैं। चले, इन्होंने जो 4 बताई है ना, ये सिर्फ इनके पास सिर्फ रोड्स हैं। अब वो बने हैं नहीं बने ये भी देखने टाइम नहीं है। मैं तो 20 और बताने को तैयार हूं भाई। एक अब सुन लेना जी, अब सुन लेना तहम्मुल से। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास। भाई नाम, सिंगल नेम सर, वो पहले मुकम्मल कर ले फिर आप नाम बताएं ना। मैंने नाम लिया ग्वादर एयरपोर्ट, मैंने लागत बताई, मैंने मुकम्मल होने का सन बताया, यूनिवर्सिटी का नाम ले। मैं जी यूनिवर्सिटियां ज्यादा है, भेज रहा हूं मैं आपको लिस्ट भेज। ठीक मैं है आपको भाई, आप बता दें, एक नाम ले दें, तर्जुमान है आप। जी बताएं। केपीके के तर्जुमान है, एक यूनिवर्सिटी पूरी लिस्ट बता जब से लिस्ट नहीं है, एक सिंगल। चले एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। यूनिवर्सिटी, हौसला पैदा करें, हौसला हौसला। जी जी जी। इसके सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां हमारे पास है, सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हमारे पास है, नेम सबसे सिंगल ज्यादा स्कूल्स हमारे पास है। यूनिवर्सिटी, नेम सिंगल यूनिवर्सिटी जो आपके अली अमीन गंडापुर ने आगे शुरू की हो। सुन लेना, आप सुन ही नहीं रहे। जी जी जी, प्लीज प्लीज बताएं सर, बताएं। फिर इस तरह छोड़ नहीं चलेगा अनवार साहब। जी जी शफी साहब बताएं। ये भी बात करेंगे फिर इस तरह। हाँ, मैं कर 1 बाय 1 जी 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 बात करें जी। नहीं, जब वो बात कर रहे थे तो मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अब नाम सुन लें, यूनिवर्सिटियों के नाम सुन लें। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत 2014, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2015, वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान 2016, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनीर 2016, वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी 2016, शोधा आर्मी पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा 2016, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल 2017, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डीआई खान 2018, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान 2018, पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस हरिपुर 2019, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेस स्वात 2021, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस स्वात 2021, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर स्वात 2021, यूनिवर्सिटी ऑफ शांगला 2022। ये 3 यूनिवर्सिटियों के नाम। इसके अलावा सर आप आए तो इनसे ज्यादा स्कूल हमारे पास, इनसे ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हमारे पास। हमारी आबादी 4.5 करोड़, इनकी आबादी 12 करोड़। फिर अब एक पैसों की बात की, हमारे वसाइल देख ले, इनके वसाइल देख ले, इनको कितने पैसे मिले हैं, हमें कितने पैसे मिले हैं। एनएफसी में आज भी वफाकी हुकूमत हमारी 4758 अरब की मकरूज है, जो हमारा शेयर बनता है। फिर इन्होंने फाटा हमारे साथ इंतजाम किया। फाटा तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजाम तो कर दिया, फाइनेंशियली नहीं किया। फाटा के हमसे वादा किया गया था कि 100 अरब रुपए हर साल दिए जाएंगे, 700 अरब बनते हैं, 132 अरब रुपए अभी तक मिले हैं, 568 अरब का वो अलग से हमारा केस पड़ा है। फिर इसी तरह आप आए
हेल्थ में आ जाएं। हेल्थ में हम इनसे आगे हैं। सेहत कार्ड या हर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी के जेब में 10 लाख रुपए है, वो पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में इलाज कर सकता है। इसके अलावा अब आ जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे। जब हम छोड़ के गए थे तो मुल्क की तारीख तरीन एक्सपोर्ट्स हो रही थी, आज एक्सपोर्ट्स आपकी सबसे कम है। हम डॉलर 184 पे छोड़ के गए थे, आज 284 पे है। हमारे दौर में 150 का पेट्रोल था, आज 420 का है, जबकि आलमी मंडी में सर, ये पेट्रोल कौन की सी कीमत $120 पर बैरल थी। 409 का है आज भी पेट्रोल। इस जंग के बाद भी जी मैंने कहा पेट्रोल 409 का है, 420 आप कह रहे थे, मैंने कहा 420 का नहीं है पेट्रोल। चले 400 का कर दें, जी, जी, 400 का कर हाँ। दें, 520 पे तो लेके गए थे, 400 का कर दे। जी, हम जी। 150 पे छोड़ के गए थे। ठीक। अच्छा, आज पाकिस्तान में 41 साल की बुलंद तरीन सतह पे बेरोजगारी है। ठीक है। गुर्बत जो है वो 45%, पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर की नीचे जिंदगी बसर करी। पाकिस्तान की 12.5 करोड़ लोग ये बनते हैं। 4 सालों में एक सेक्टर में एक चीज, एक तरक्की इन्होंने बता दी। हम ये सियासत छोड़ देंगे और आज सियासत। भी मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं ठीक कि है। हम जमहूरी लोग हैं, इंतखाबी अमल पे यकीन रखते हैं। छोटा सा वक्फे के बाद आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब जिन्होंने काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है, शफी जान साहब से छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। होतियां पराया माल रोके टुर पइए, तियां पराया माल रोके टुर पइए। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। जी वेलकम बैक। चौधरी जाफर इकबाल साहब, यूनिवर्सिटियों का आप बार बार कह रहे थे, उन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट यूनिवर्सिटी की बता दी और जो फिगर्स बताए हैं जब खान साहब की हुकूमत थी और आज की, चाहे वो पेट्रोल है, डॉलर का रेट है, ट्रेड सरप्लस की बात हो रही है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट बताएं। उन्होंने कहा डिग्री कॉलेज ज़्यादा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने ज़्यादा किए हैं। दाल की रेट जी बिल्कुल। देखें, इन यूनिवर्सिटियों में आप सुबह ही, मैं भी तहकीक कर लूँगा,
निस्फ से ज़्यादा होंगी जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बजट मिला और बनी और वहाँ पे कायम हुई। अच्छा, जहाँ डिग्री कॉलेजेस ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है, गिनती अल्लाह का वास्ता है, तो हायर सुन लें ना एजुकेशन भाई, जो आप है, ज़रा सुन लें। हायर एजुकेशन सूबाई शफी मैटर जान है। साहब, आप फैक्ट्स ही गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सूबाई आपको ये मामला नहीं है। पता, अपना होमवर्क किया करें। फेडरल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ में ये लिस्ट आपको ला के कल बता दूंगा कि कितना पैसा गया और फेडरल का महकमा कैसे नहीं है। जब तक HEC फेडरल अप्रूवल नहीं देता आप कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर वो सकते। सिर्फ वो आप registration यूनिवर्सिटी की बात कायम है, नहीं सर। कर सकते। ओके, ठीक है जी, ठीक है। रेगुलेटरी इदारा HEC है, वो इजाजत देता है तब बनती हैं। ठीक। आप भी ये इल्म हासिल कर लें। फिर अगर नंबर ऑफ नहीं, वो तो कॉलेजेस, registration- सुन लें, हौसला करें। जी जी, नंबर ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मैं कल आपको ला के दे दूंगा, सनवार तारीखवार ला के दे दूंगा, जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई, जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई अभी और जो बता फेडरल दें सर, गवर्नमेंट अभी बता नहीं, दें। अभी मेरे पास नहीं है। मैं गलत बयानी करने वाला नहीं हूँ, गलत बयान। दूसरा, आप जो ज्यादा ये चैलेंज कर रहे थे, मैंने रख दी सामने। आप तो ही भाई रख दी। किया ना, अच्छा किया आपने, अच्छा अच्छा किया आपने, किया रखिए, आपने, अच्छा किया, रखिए आपने आपने। नाम लिए तो अच्छा किया। आप पहले सिर्फ जुबानी बात कर रहे थे, आपने नाम लिए हैं। ठीक। मेरी उस पर तहकीक नहीं है, मैं कैसे आपसे कहूं? तहकीक करके आऊंगा, जरूर आपको आईना दिखाऊंगा। अगली बात आपने की कि कीमतें आप कहां छोड़ के गए हाँ, थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा ये देखिए कि 2018 में आपको कहां सब कुछ मिला था। हमने 2016-17 में IMF को खैरबाद कह दिया। वो कौन कहता था कि मैं फांसी ले लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा? तो 2017-18 के बाद कौन गया IMF के पास? जी। जरा नाम बता दें उसका। खान साहब। इमरान खान साहब। जी, जी, असद उमर इनके साहब। लीडर, जी, जी। जिनका कहते हैं पढ़े लिखे, नहीं कहते पढ़े लिखे, खुद नहीं है, पता खुद नहीं है, क्यों नहीं फांसी ली? असद उमर साहब क्या फरमाते थे जो अरस्तु थे, क्या वो भी आज जिंदा हैं? वो क्यों जिंदा हैं? अगर आप उन्होंने ये कह लिया था या मकरूज कौन करके दोबारा IMF के चंगल में कौन डाल के गया? और फिर इससे आगे आप चलें, जितनी महंगाई इमरान खान साहब 2022 तक और जितना ये सारा खराब करके, एक इनको था फन कि नया पाकिस्तान हर चीज के साथ लगाना है। जितने इन्होंने दावे और नारे किए थे, नौकरियां हों, 50 लाख घर हों, कोई 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कोई एक घर बता दें किसी को दिया हो? KPK में कोई दिया हो? KPK के अंदर डैम इतने गिनते थे, कोई बता दें कोई डैम? आप द्यामीर भाषा का निकालें कि 2018 तक कितना काम हुआ, 18 से 22 जो है वो कितना काम हुआ? बिल्कुल जीरो होगा। ओके, ये तो आप परफॉर्मेंस का एक एवोल्यूशन आ गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, आप लोगों का सियासी इख्तलाफ भी होगा और ये जमहूरियत का हुस्न है। आप एक सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं शफी जान साहब, और चौधरी जाफर इकबाल साहब एक फेडरल गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, असम्बली, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट में चलेगी। कैसे बेहतर इश्तराक अमल हो सकता है? देखिए, एक और बड़ा प्रेसिंग सब्जेक्ट है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के मैं बात करना चाहूँगा, दहशतगर्दी। खैबर पख्तूनख्वा में ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट पहलू है कि दहशतगर्दी की वजह से जो है वहाँ पर जो सोशल फैब्रिक बुरी तरह मुतासर हुआ, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, मैस माइग्रेशन हो जाती है, लोग इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ज़्यादातर पख्तून जा रहे हैं, फैमिलीज़ जा रही हैं। शफी जान साहब, इस मामले पर कितना आपस में मिलकर इस अफरीद का, इस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है, उस हवाले से भी ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा, और फिर जाफर साहब आप भी जवाब दीजिएगा। जी, जहां तक वर्किंग रिलेशनशिप की बात की है, तो इस तरह वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं हो सकता। मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं कि आप किसी के मैंडेट पे बैठ जाएं और फिर आप जिसके मैंडेट पे बैठे हो उसकी एक सूबाई हुकूमत हो, उस सूबाई हुकूमत से आप ये उम्मीद रखें कि इनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप होगा, नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली सलूक भी कर रहे हैं। देखें, आपको बेहतर पता है कि गंदम जो है वो पंजाब उसमें खुद कफील है। जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो खैबर पख्तूनख्वा पे गंदम बंद कर दिया जाता है, या फिर बिजली की लोड शेडिंग को ये आगे जो दौरानिया है वो बढ़ा देते हैं। जब से 2024 में जब से इमरान खान की हुकूमत कायम हुई है, तो यहाँ पे फेडरल हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को इस बात की सजा दे रहे हैं कि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, तो यहाँ पे लोड शेडिंग भी ज्यादा है। जो इनके पास ताकत है वो ताकत ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मुजम्मिल जहाँ असलम तक साहब उठाते दहशतगर्दी तो की बात होंगे है, ना, मुजम्मिल लेकिन- असलम साहब ये नुकात उठाते तो होंगे, अक्सर मैं देखता हूँ मीटिंग्स में तो बैठे होते हैं ना आप लोग के जो मुशीर खजाना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मुजम्मिल साहब बड़ा खुल के इस पे बात करते हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा खुल के बात करते हैं, NFC के शेयर पे हम खुल के बात कर रहे हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि जब अनवर साहब के जब NFC का इशू बना तो इनके वजीर खजाना ने कुछ फिगर्स को रिलीज किया
कि एनएफसी के बदले खैबर पख्तूनख्वा को इतने पैसे मिले हैं। इनकी बदनीयती ये देखे, फिर हमने ये डिमांड की इनसे कि आप पंजाब का डेटा भी रखें, आप सिंध का डेटा भी रखें, आप बलूचिस्तान का डेटा भी रखें। वो डेटा नहीं रखा गया। सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाना बनाना था, तो इन्होंने फिगर्स रख दी। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा का इसका इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त जो हमें बड़ा चैलेंज दरपेश है वो अमन अमान की सूरत हाल है, और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सीएम खैबर पख्तूनख्वा उस पर काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो बनू गए थे, बनू से फिर हमगू में एक माटर गोला सिविलियन आबादी पे गिरा था, जिस कोलेटरल डैमेज की हम बात कर रहे हैं। उसमें 6 हमारे जो शहरी थे वो शहीद हुए, जिसमें 2 बच्चे थे। फिर लकी मरवत में एक हमला हुआ, और फिर पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है। अनवार साहब, इस तरह नहीं हो सकता कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये चीजें होंगी, बाकी पाकिस्तान भी इसकी तपिश महसूस करेगा। लेकिन जब भी हमने फेडरल हुकूमत से इस बारे में बात की तो हमें कोई भी सपोर्ट वहां से नहीं मिली। अभी अफरीदी साहब ने 31 अरब रुपए का पैकेज दिया है, सीटीडी के लिए 17 अरब और स्पेशल ब्रांच के लिए 14 अरब और 4 अरब बाकी जो इक्विपमेंट्स वगैरह उनको लेने के लिए, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जदीद असला है, नाइट विजन के आर्म्स हैं, ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और ये जो इस वक्त एक चैलेंज दरपेश है इनसे मुकाबला किया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को इस हाल में पहुंचाने वाले जो है ये फेडरल हुकूमत है। लेकिन सर वो लंबी डिबेट है, उस वक्त आपकी महमूद खान साहब की हुकूमत भी थी ना सर, रूट कॉज है सर वो उस वक्त महमूद खान साहब की भी सूबाई हुकूमत थी। नहीं, हमारी हुकूमत जा चुकी थी। नहीं, हमारी हुकूमत जा चुकी थी, हमारी हुकूमत जा चुकी थी। और ये जो रूट कॉज है वो ये है कि बंद कमरों को जो फैसले, ये हमारे ग्राउंड्स की रियलिटी का कुछ पता नहीं है इनको, और हालात इस नहज को पहुंच चुके हैं। आपने उनका हमारे साथ अच्छा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लास्ट कमेंट फिर हमने क्लोज करना है। बारिशें हुई, सैलाब आया, पाकिस्तान पंजाब से रेस्क्यू, डॉक्टर, एम्बुलेंसें, सब कुछ गया। शहबाज शरीफ साहब भी फ्रंट फुट पे रहे, पूरी तरह हर तरह इमदाद हुई। गंदम, जब ये सीज़न आता है, जब गंदम काट रहे होते हैं, तब तमाम सूबों से बाहर गंदम ले जाने पे पाबंदी लगाते हैं ताकि वो अपने स्टॉक्स मेंटेन करें। जो स्टॉक में ये रूटीन का काम है इनके। हाँ, ये आर्टिकल 151 की खिलाफवर्जी है, ये इनका भी है। ये तमाम सूबों में ये लगाई जाती है। और ये बताएं कि पिछले किसी अरसे में कब केपीके को गंदम चाहिए हो और पंजाब या फेडरल हुकूमत से ना मिली। अभी बंद है, केपीके अभी बंद है। केपीके, जीबी, कश्मीर, ये सारी गंदम यहीं से आती है। ठीक है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोकी, ना रोकी जा सकती है, ना रोकी। हमारे भाई हैं, मतलब हमें इनसे इख्तलाफ हो सकता है सियासी, लेकिन केपीके के अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो तो बात सही है। जहां मिल बैठने के वो इनकी तरबियत नहीं है। ये जब 2000 लेकिन अब हुकूमत है ना, हुकूमत में आके भी वही रवैया है ना, हुकूमत में आके भी कह रहे दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उसमें मैं बताने चला हूं, आबादकारी की बात हो, उसके लिए क्या होगा? बैठना पड़ेगा। हाँ, बैठना पड़ेगा। जब बैठेंगे नहीं, बैठ के एक मुश्तरका पॉलिसी नहीं बनाएंगे। 2013 से 18 इमरान खान साहब कभी किसी मीटिंग के अंदर जो पार्लिमानी रहनुमाओं की होती थी कभी शरीक हाँ, ये बात तो है। जो एक मियां नवाज शरीफ ने कमेटी बनाई जिसको स्पीकर चेयर करते थे और चेयरमैन सेनेट, ताकि बाकी जमातों की सरबराह ये ना कहें कि नवाज शरीफ की सदारत में बैठ रहे हैं, उसमें भी वो कभी 2026 में लास्ट कमेंट सर, बिल्कुल वक्त खत्म हो जा रहा है। 2026 में मिल बैठेंगे ताकि ये जो मामला है, हम मिल बैठेंगे, इनकी सोच नहीं है। ये उससे बाहर नहीं निकलते। आप इंगेज करें इनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा सा इंगेज हम करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कुछ CPMs हो जाएं, हर चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने सिर्फ वावेला करना है, शोर शराबा करना है। वो जितना करेंगे उतना ये दूर भी चलते जाएंगे। वक्त पे खत्म हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शफी जान, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जमात का मौक़िफ़ और अपनी पार्टी जो हुकूमत है सूबाई उसका मौक़िफ़ दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वफाकी हुकूमत और PMLN की नुमाइंदगी। व्यूअर्स, एक एनिमेटेड गुफ्तगू थी, ज़ाहिर बात है हर कोई अपना राय का हक रखता है। बार कैफ टेक अवे यही है इस सेगमेंट का कि मिल बैठ कर ये मामला हल हो सकते हैं। सियासी कंपटीशन भी होना चाहिए लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं तो ज़रा उमूर ख़ारजा पे फोकस करते हैं। जो हमने भारत के जो फॉर्मर रॉ चीफ हैं उनका बयान सामने रखा है, उसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैंने कहा था रॉ के जो साबिक चीफ हैं उनका ये बयान सामने आया है कि
भारत पाकिस्तान को साइड लाइन करने के चक्कर में खुद साइड लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स की भी जो मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, उसमें भी अब्बास अरागची साहब से जब सवाल किया गया इंडियन जगह पर, इंडियन जर्नलिस्ट की जानिब से, कि पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी की कोशिश की जा रही है क्या वो नाकाम हो गई, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी की कोशिश की जा रही हैं वो नाकाम नहीं हुई, उनमें मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान का किरदार जो है वो इसमें है। और असल वजह यह है कि एक तो अदम एतमाद है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और दूसरा जो अमेरिका का रवैया है। तो ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो सीज़ फायर हुआ है इजराइल और लेबनान के दौरान उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया, और जुल्फ़िकार महतू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है लाहौर स्टूडियो से। एयर मार्शल साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। पहले टू स्टार्ट विद, सर आप किस तरह देख रहे हैं भारत की जानिब से तो कोशिश यही की गई जा रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से ये एक इमेज क्रिएट करे कि ये टेररिज्म यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अब तो खैर वो खुद ही एक्सपोज हो गई हैं कि वो स्टेट लेवल पे स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, और ये वेस्टर्न कैपिटल्स भी इस हवाले से काफ़ी हद तक वाकिफ हो गए हैं, चाहे कनाडा का वाकया हो या इंग्लैंड का वाकया हो। हाउ डू यू सी इट, जो उनके फॉर्मर रॉ चीफ का बयान सामने आया है कि पाकिस्तान के चक्कर में इंडिया खुद साइडलाइन हो गया है, और वहाँ से अंदर से ये भी आवाज़ें उठ रही है कि अब हमें कोई ना कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, हमारे नेबर्स हैं, बातचीत के हवाले से। क्या कहेंगे आमिर मसूद साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जब से ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी वाला मामला चला है तो तब से इंडिया उन चंद ममालिक में से है, बल्कि वाहिद मुल्क है, मैं तो ये कहूँगा कि जो एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ जो एक रवैया रखा है वो एक ज़ीरो सम गेम का रखा है। यानी कि वो यही समझता है कि जिसमें पाकिस्तान की नाकामी है उसी में उनका फ़ायदा है, और जिसमें इंडिया का फ़ायदा है उसमें पाकिस्तान की नाकामी होनी चाहिए। तो ये रवैया जो है ये तभी होता है कि जब आप मतलब ये एक ठान लें और इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना लें अपना, कि जब तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक इंडिया जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। हालांकि बारहा इन्हें ना सिर्फ ये कि चाइना ने, बल्कि कई इनके अपने अंदर से काफ़ी सारे सीनियर लीडरशिप ने, स्पेशली जो हिंदुत्व का एक आइडियोलॉजी को लेके मोदी की हुकूमत चल रही है, उनको समझाने की कोशिश की है कि को एग्जिस्ट करना चाहिए। जी। को एग्जिस्ट करना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर फॉर स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, रीजनल कंट्रीज में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ये कभी नहीं हो सकता कि एक मुल्क टेक ऑफ कर रहा हो और दूसरा मुल्क जो है वो जवाल की तरफ जा रहा हो। और पाकिस्तान जिसकी 25 करोड़ आबादी है, वो अगर डिफॉल्ट करता है या वो अगर फेल होता है तो ये कभी नहीं हो सकता कि इंडिया जो है वो जो एक किस्म का मतलब तरक्की की राहों पे चल रहा है और उसका नेबर जो है वो एक फेल्ड कंट्री के तौर पे नीचे जा रहा है। तो इंडिया की ये 12 कोशिश रही, अभी भी कोशिश है। हमारे जो अफगानिस्तान और कोयटा वाली साइड और केपी साइड से जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें इनका मतलब मेन हाथ है, ना सिर्फ रिक्रूट करने में, वेपनाइज करने में, उनको फंडिंग करने में। तो इससे फायदा जो है वो किसी का नहीं है, क्योंकि अगर देखें, अगर चाइना और अमेरिका जिनके दरमियान इतने ज्यादा ताल्लुक, मतलब एक किस्म की राइवलरी है जी। और जिसे कहते हैं कि वो थुसिडिस ट्रैप के अंदर घुस रहा है अमेरिका के, वो हर तरह से चाइना को रोकना चाहता है और हर तरह से मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल और चोक पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल, बट स्टिल वो अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इंडस्ट्रियल जायंट्स को वो साथ लेकर गया ताकि वो किसी तरह से कोई ना कोई एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पैदा करें चाइना के साथ। और यही रवैया चाइना का है कि चाइना का जिन मुल्कों के साथ दुश्मनी है वो इस हद तक है कि वो राइवलरीज अपनी जगह, लेकिन वो उनकी आवाम से उनकी दुश्मनी नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि ट्रेड जो है वो सफ़र करे, इकोनॉमी सफ़र करे। Yes. तो ये एक बेसिक फिलॉसफी होनी चाहिए एक इमर्जिंग जायंट की, एक बड़ी सुपर पावर की, एक ऐसी कौम की जिसका नज़रिया ये है कि उसने आगे ना सिर्फ अपने आप को तरक्की देनी है बल्कि दुनिया की और दुनिया की आवाम को आगे लेके चलना है और तरक्की की राह पे गामजन करना है। तो ये जो एक चनाकिया वाली फिलॉसफी है कि अपने जो नेबर्स हैं उनको दुश्मन समझा जाए, और अर्थशास्त्र पे के फॉलोअर्स जो हैं वो इसको बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू एंड अप इन एनी सॉर्ट ऑफ मतलब आप कहें स्टेबिलिटी फॉर द रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इंडिया के रॉ
रॉ के जो एजेंट हैं उन्होंने भी जो थे फॉर्मर एजेंट जो सरबराह उन्होंने सर, और जो सरबराह थे जी सरबराह जो है रॉ के दुलत सॉरी साहब। उन्होंने जो आप स्टेटमेंट दी वो बिल्कुल आई मीन एक उससे पहले इनके साबका आर्मी चीफ ने भी ये कहा था कि अब ये जो एक एडवेंचरिज्म है इसको खत्म होना चाहिए और इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ को एग्जिस्ट करने के मौके तलाश करे। एक आप कहें कि वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा यस, होना चाहिए बजाय इसके कि डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक। कोऑपरेट ज्यादा करना चाहिए बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं और compete ज्यादा करें। देखिए कंपटीशन और जो है कोऑपरेशन दैट इज पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल रिलेशंस। जब भी आप मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कोऑपरेट भी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है वो एक नजरिए को पकड़ लें और उसी लाइन को टो करते रहें, उसी को अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी बनाएं, उसी को अपना नैरेटिव बनाएं। तो इंडिया को अब होश के नाखून करने चाहिए और इसको समझना चाहिए कि अगर ईरान के अंदर भी कोई और अमेरिका के अंदर सालिसी होती है तो उससे पूरी दुनिया का भला है, उससे ठीक। उनकी अवाम का भी भला है और तमाम ऐसे अवामिल जिससे कि रीजन में स्टेबिलिटी आती है तो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने से वो बेहतरी की तरफ जा सकता है, ट्रेड बेहतर हो सकती है, हमारी अवाम को जो एक रिलीफ मिलनी चाहिए। मजमूई तौर पे अगर आप पॉपुलेशन देखें तो अमेरिका और चाइना की मिला के उतनी ही है तकरीबन जितनी पाकिस्तान और इंडिया की है। ठीक। तो अगर हम पाकिस्तान इस पॉपुलेशन को रिलीफ दे सकते हैं, आप उनकी पर कैपिटा देखें और हमारी पर कैपिटा देखें जॉइंटली अगर, तो वो एक स्टोरी बताता है, एक नतीजा उसके सामने हमारे सामने आता है कि क्या मराहिल हैं जिनसे हमें गुजरने की ज़रूरत है और आपस में कोशिश की जाए कि इनको मिल बैठ के हल किया जाए। मैं तो सब आप क्या कहेंगे, बड़ी मुफस्सल अंदाज में एयर मार्शल साहब ने जवाब दिया। आप समझते हैं कि भारत के अंदर ये रियलाइजेशन आएगी, उनकी जो सरकार है वो तो अभी भी उसी जो एक बिल्कुल ही फरसुदा किस्म का कॉन्सेप्ट है अखंड भारत, उसकी सदाएं देते रहते हैं लोकसभा में और नरेंद्र मोदी के होते हुए। आप समझते हैं कि ये रियलाइजेशन जो टॉप डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल एलीट है उनमें पाई जाएगी, हिंदुत्व सोच रखने वाले बीजेपी लीडरशिप में? देखिए, ये जो दतरिया होस बोले है, जो आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल और बीजेपी का बाप है, समझिए हाँ। कि ये स्टार्ट उसी से हुआ है, इससे सारी डिस्कशन का। उसने कहा है कि पाकिस्तान अगर पहलगाम जैसे वाक़यात करता है तो इसका जवाब हिंदुस्तान को सख्ती से देना चाहिए, लेकिन एक मुज़ाकरात की खिड़की भी खोलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अंदर से बीजेपी के अंदर से आवाज़ आई। उसके बाद ये जो एस दुलत हैं जिन्होंने यूके के टीवी को इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो उसको अकेला करने की कोशिश थी वो नाकाम होगी और भारत खुद अकेला हो गया। और साथ ही एस दुलत साहब ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो सोच है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा। पाकिस्तान ने जो अभी रिजॉल्व शो किया जून में 10 मई को, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े बजट वाले $100 अरब के बजट वाले हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी से और बड़ी दिलेरी से शिकस्त दी है जंग के अंदर। तो पाकिस्तान ना टूटेगा, ना उसके ऊपर कोई चढ़ाई हो सकती है। तो इसके अलावा आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और मनोज नरवाने जो साबिक आर्मी चीफ है, सभी ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान से मुलाकात के सिवा कोई चारा नहीं है। तो यही वो सोच है जिसका पाकिस्तान शुरू से अलंबरदार था कि पाकिस्तान हर उस इशू को जो मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है जंग से दूर रखना चाहता है। पहलगाम के बारे में भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लेते हैं, हम इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान को उस वक्त इल्ज़ाम था अनवार साहब कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके इसको शायद झुकने पर मजबूर कर सकता है, खुदा न खास्ता। तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर से आने वाली आवाज़ें ये उस बीजेपी के अंदर से भी आना शुरू हुई हैं। जैसा मैंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो आरएसएस उसने ये कहा, तो एक अच्छी बात है, हम तो पहले ये चाहते हैं। लेकिन सर उसके लिए फिर इनको आमिर मसूद साहब जो प्रॉक्सी वॉर जिसके थ्रू ये फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को फंड करते हैं उसको रोकना होगा ना। मतलब ये आप एक तरफ से दरअंदाजी करवा रहे हैं और अपने स्पॉन्सर्ड जो वो हैं टेररिस्ट हैं फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज उससे कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान भी थे हमारे साथ, कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं जिनके बाकायदा तौर पे सामने तौर पे नज़र आता है कि ये सारे अफ़गान सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो BLA का चीफ है या कलदन तंजीम TTP नूर वली महसूद है। इसको रोकना होगा ना सर, एक इन्वायरमेंट भी तो बनना होता है ना मुज़ाकरात के लिए। जी बिल्कुल। देखिए ये तो उनकी हमेशा से एक पॉलिसी का हिस्सा रहा है
और पहले भी जो अजीत डोभाल साहब ने ये एक रिमार्क्स हाँ। दिए थे जब अमेरिका का उधर से इनखला हो रहा था, तो किसी ने कहा कि तालिबान आ जाएंगे और वो हुकूमत जो है पाकिस्तान के फेवर में है, तो आपके लिए वो और ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो उसने ये जवाब दिया था कि देखें, तालिबान को फंडिंग हम ज़्यादा कर सकते हैं और हम उनको ख़रीद सकते हैं और हम उनको अपने तौर पे इस्तेमाल करने के काबिल हैं, क्योंकि हमारे पास ये इकोनॉमिकली हमारे पास पैसा ज़्यादा है और हम उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ एक उनका इंस्ट्रूमेंट रहा है और उसको वो बहुत पिछले ख़ास तौर पे अगर आप देखें 2-3 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, जब से ख़ास तौर पे तालिबान की हुकूमत आई, तो टीटीए और टीटीपी जो है अगर देखें तो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एक्चुअली। यस। और उन्होंने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया और टीटीपी को टीटीए ने इस्तेमाल किया एज देयर वेपन ऑफ फॉर टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। और उसकी सारी फंडिंग, उसकी जो वेपन उसका है और उसकी जितनी रिक्रूटमेंट है, दैट इज ऑल, मतलब जितनी फैसिलिटेशन है वो सारी रॉ की तरफ से है। और उसमें मतलब इसमें बेदरेक तरीके से उन्होंने पैसा जो है इस्तेमाल किया रॉ ने। और आप देखें कि जब ये अरूज पे थी एक किस्म की, और जिस तरह टेररिज्म हो रहा था और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, और फिर एक फोर्स के तौर पे उन्होंने उनको हॉट परसूट के फोर्स इस्तेमाल की पाकिस्तान एज ए लास्ट रिजॉर्ट। तो आपने देखा कि तालिबान की जो हुकूमत है वो बगलगीर हो रही थी उस वक्त जाके यस। मूडी हुकूमत के साथ, और उनके साथ जो है अपने मरासिम जो है वो बढ़ा रही थी। तो ये एक सिग्नलिंग नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का कोई इनका इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये एक क्लियर मैसेज था कि जी हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ एक हैं और हम आपके खिलाफ ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो जो नफरत उनके अंदर मौजूद है वो इसी वजह से है कि वो रॉ के थ्रू भी बढ़ाई गई और जो मरासिम उनके बढ़े। क्योंकि आप देखें जो अफगानिस्तान में हालात हैं वो सारे कुछ इस तरह से हैं कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और वो सारे मर्सनरीज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। और उनको इस्तेमाल करने का जो मेन मतलब पार्टनर है वो इंडिया ही है। तो वो जितने पैसे वो लगा रहे हैं वो सारी जो अफगान हुकूमत है वो इसी को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं और इसी के थ्रू वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है हमले करते हैं और उनके शहरियों को, उनकी अफवाज पाकिस्तान को ठीक। जो है जिसे कहते हैं 1000 कट्स के थ्रू वो ब्रीडिंग कर रहे हैं उनकी, थ्रू इरेगुलर वॉरफेयर। क्योंकि उन्हें पता है कि रेगुलर तरीके से तो वो कोई फायदा नहीं हासिल कर सके। इंडिया ने जब भी कोशिश की उसको मुंह की खानी पड़ी। तो वो ये छुप के वार करते हैं और वो करते रहेंगे और इससे मेरा ख्याल में पूरे रीजन के लिए ये एक इंस्टेबिलिटी का बायस बन ठीक। सकती है, जिसको बारहा चाइना ने भी समझाने की कोशिश की है, सऊदी अरेबिया ने भी इसमें सर। दखल किया, टर्की ने भी। बट मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है आने वाले दिनों में इस खेल को जो है वो खत्म करेगा। चलें। और वो खतरनाक खेल उनके अपने लिए भी बहुत है, जितना वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे उसमें उनका अपना नुकसान ज्यादा है। जी बिल्कुल, अगर द सूनर द बेटर वो रियलाइज़ करें तो फिर मेरे ख्याल में अगर होश के नाखन लें तो वो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बार कैफ ये दोहरी पॉलिसी नहीं चल सकती कि एक तरफ आप प्रॉक्सीज़ को जो है वो लॉन्च किया हुआ है, दूसरी तरफ आप बातचीत की दरवाज़ा खोलने या खिड़की की खोलने की बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, जुल्फ़िकार मेहतू साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों ने अपना तज़िया दिया। व्यूअर्स, ये आज का शो था। हमें अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है और उसके लिए हमें सियासी यकसुई और एक सफ़े पे होना होगा तमाम अकाइयों को, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी आवाम है और हमारी जो जुडिशरी है। तब जाकर पाकिस्तान इन मुतफ़िक़ चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को आज हम इख्तिताम करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।